जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरह से चल रही होगी। आज बीच में कुछ दिनों का गैप हो गया था क्योंकि मैं ज़रा बाहर था, यात्रा में था, तो वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया और कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया था। तो वापस आपके सामने मैं आ गया हूं और ये हमारा जो पुराने प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसका ये एपिसोड 16वां है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला 150वां प्रश्न आपके सामने है क्योंकि हम 139 प्रश्न कर चुके थे, तो ये 150वां प्रश्न है। और 150वां प्रश्न आपके सामने है कि तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। आप सबको पता होगा तिरंगे का भी एक इतिहास रहा है। पहले अलग अलग किस्म के तिरंगे बनते रहे, फिर एक बार मैडम भीखाजी कामा ने भी इसको बर्लिन में फहराया था। तो ऐसे करते करते हमारा 22 जुलाई 1947 को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 22 जुलाई 1947 को ये क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा तिरंगे को अपनाया गया। ठीक है, 3 रंगों का होता है, आपको पता होगा तीनों रंगों का महत्व। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारे गौरव और सम्मान का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसके लिए बहुत लोगों ने जान दी है, इसकी रक्षा के लिए, इसके शान के लिए। तो इसका सम्मान बरकरार रखने के लिए एक व्यवस्था प्रबंधन करने के लिए कि कब तिरंगा फहराना चाहिए, तिरंगे का कपड़ा किस, तिरंगा जो होता है किस कपड़े का बना होता है, क्या उसका आकार होगा, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बनाया गया 2002। ठीक है, ये जनवरी 2002 से लागू है। इसके तहत बहुत सारे नियम हैं, कब फहराना है, कब नहीं फहराना है, ठीक है ना, कब झुकाना है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप इसको पढ़ सकते हैं, अतिरिक्त ज्ञान के लिए आप इसको जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने देश के बारे में, अपने तिरंगे के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न एक बार परीक्षा में और पूछा जा चुका है, ये वाला, कि जो ये तिरंगा है ना, इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो क्या है। तो ये लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। ठीक है, 3:2, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब कोई विदेशी मेहमान, जब विदेशी जो जैसे राष्ट्रपति या कोई देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में आते हैं, तो जब उन्हें हमारी गाड़ी, हमारी सरकार अपनी गाड़ी देती है, तो दाहिने तरफ जब उस गाड़ी में वो व्यक्ति चलता है तो दाहिने तरफ भारत का झंडा होता है गाड़ी के आगे, और बाईं तरफ उस देश का झंडा होता है जिनका व्यक्ति, जिनका वो व्यक्तित्व हमारी सरकारी गाड़ी में यात्रा कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 151वां। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है। देखिए, आप कैसे पढ़ते हैं, आज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्यों ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आज आपके लिए जानना। देखिए, पहले प्रश्न आया था कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है। ये तो है आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में। ठीक है, ये आपका जो बिल्कुल मध्य प्रदेश से छूता हुआ इलाका है, जो आपका बहुत शुष्क भूमि है, आपकी बुंदेलखंड वाला इलाका, वहाँ की तरफ का होता है। तो वहाँ पर बांध वगैरह बनाया गया है सिंचाई के लिए, क्योंकि बड़ा सूखा इलाका है। ये है किसमें, बेतवा नदी पर। जैसे ही बेतवा नदी सामने आती है तो वैसे एक चीज़ और याद आती है कि बेतवा नदी निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है विंध्य पर्वत श्रृंखला से, जो विंध्यास रेंज होती है उससे ये निकलती है, और ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये तो हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इस जो ये आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध है, इसको पहले राजघाट बांध के नाम से जाना जाता था। कई जगह आपको राजघाट बांध के नाम से ये मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं। तो एमपी प्लस यूपी इंटर स्टेट प्रोजेक्ट, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये अंतर्राज्यीय परियोजना है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो अंतर्राज्यीय परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे है। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस नदी पर एक और बांध है, माता टीला बांध। अब देखिए, ये प्रश्न आपका अभी हमारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है, रिपीट हुआ है, बैक टू बैक दोनों परीक्षाएं हुई और दोनों में प्रश्न पूछ लिया। आप लोगों ने, कई लोगों ने गलत भी किया, कई लोगों ने सही भी किया। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अब ये नदी, ये बांध जो था ललितपुर जो ये बेतवा नदी पर ये आपका राजघाट बांध है, ये चर्चा में था। वैसे चर्चा में दोनों ही बांध थे। तो ये प्रश्न कहाँ से आया आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न आया यहाँ से। देखिए, न्यूज़ एक आई थी कि मध्य प्रदेश, और यहाँ से प्रश्न आया है,
मध्य प्रदेश में भारी बारिश से यूपी के ललितपुर में बाढ़ का खतरा, उफनती नदी पार करते हुए बाइक सहित युवक बहा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर बेतवा नदी पर बने, ये देखिए आगे, बेतवा नदी पर बने राजघाट और माता टीला बांध का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, ये समाचार आया हुआ था, यहाँ से ये प्रश्न बना और ये आपको एक बात पूछ लिया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन किताब क्यों लिखी थी? ये प्रश्न क्यों एग्जाम में पूछा गया था? क्योंकि 2021 में इनकी 150वीं जो वर्षगांठ होती है वो थी, मतलब मृत्यु के बाद, तो 150वीं थी, इसलिए उस समय कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हुए थे, तो इनकी एक किताब की चर्चा हुई थी, लाइफ डिवाइन। ये किताब किसने लिखी हुई है? ये एक फिलोसफिकल टाइप की किताब है, आध्यात्मिक फिलोसफिकल किताब है, दार्शनिक किताब है। तो ये लिखी थी श्री अरबिंदो ने। ठीक है, तो अरबिंदो जो थे ये वही थे, अरविंद घोष जो थे ये वही थे। ठीक है, बरिंद्रनाथ घोष के भाई थे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, तो और आपको ये वंदे मातरम जो अखबार था उसके ये एडिटर भी रह चुके हैं। ठीक है, और भी इनके कई सारे योगदान थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि 1908 में जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो अलीपुर षड्यंत्र हुआ था, अलीपुर बम षड्यंत्र हुआ था, उसके कनेक्शन होने के नाम पर इनको अरेस्ट किया था। हालांकि ये इनका कोई गुनाह साबित नहीं हो पाया, फिर ये छूट गए थे, या इनको किसी अन्य चीज़ में सज़ा हुई थी, मतलब भड़काऊ भाषण लिखना या भड़काऊ लेख लिखने के लिए इनको सज़ा हुई थी, लेकिन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में छूट गए थे। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे यहाँ पर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये क्या थी। तो ये क्या थी, जो किंग्सफोर्ड था, मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था, उसको मारने का एक तैयारी की गई थी। ठीक है ना, कि इसको मारना है करके। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित था? इसमें प्रफुल्ल चाकित है। ठीक है, अब इसका डिटेल यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो ये देखिए लिखा है ना, अलीपुर, ये बॉम्बे लिख दिया, एक्चुअली बॉम्ब है, ये गलती से बॉम्बे लिखा हुआ है। अलीपुर बॉम्ब केस जो ट्रायल हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर जो था आपका किंग्सफोर्ड, इसको मारने के लिए था। ठीक है, तो इसमें आपका एक तो प्रफुल्ल चाकी थे और एक खुदीराम बोस थे। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों इसमें जो मुख्य, वो जो जिन्होंने योजना को अंजाम दिया था, ये दो लोग मुख्य थे। तो जब ये पकड़े गए तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली। ठीक है, और जो खुदीराम बोस हैं वो पकड़े गए थे। तो ये आपको याद रखना। इसमें एक पॉइंट ये है, अरबिंदो घोष को चित्तरंजन दास जो हमारे थे, बाबू चित्तरंजन दास, उन्होंने इनको डिफेंड किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1908। देखो कितने सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई ना, ऐसे लिंक करके पढ़ा आपने प्रश्न पढ़ा क्या? ठीक है, और यहाँ से आपकी चीज़ें क्या क्या कवर हो गई। आपने अरविंदो घोष की किताब के बारे में पढ़ा, वहाँ से आपका अरविंदो घोष के बारे में थोड़ा जानकारी मिल गई। इसके अलावा आपको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानकारी मिल गई। ठीक है ना, तो ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी होती है, इसको मैनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुजफ्फरपुर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न कई बार बन जाते हैं। ये फैक्ट, हम एक चीज़ से निकले हुए कई सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो दो नाम याद रखने हैं आपको, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ये परीक्षा में प्रश्न आए हुए, वैसे तो सभी प्रश्न आए हुए हैं, तो मैंने क्या किया, सब आपके सामने इकट्ठा कर दिए। तो तानसेन का नाम रामतनु पांडे, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग, बीरबल का नाम महेश दास, नाना साहब का नाम धोंदू पंत, पूरा नाम था नाना गोविंद धोंदू पंत। ठीक है, नूरजहाँ का नाम मेहरुनिसा, और टीपू सुल्तान का नाम जो अभी तक पूछा नहीं गया है वो है सुल्तान फतेह अली साहब टीपू, ये इनका नाम था। ठीक है, बाकी सारे नाम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस जो होता है, फिशरीज डे, 21 नवंबर को। ठीक है, तो ये जो आपकी ओशियन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होती है, जो ओशियन में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ होती हैं, इनके प्रति एक किस्म से जागरूकता के लिए, और ये जो ओशियन इकोसिस्टम है, जो आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको बनाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए मनाया जाता है 21 नवंबर को। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने जो आया था वो आया था एग्जाम में कि क्वेश्चन आपका आया था कि 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आया था। तो मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन बनाया इससे कि 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो क्योंकि एक होते थे ना 25वां 50वां, ये
जो हमारे 25-25 के गैप वाले नंबर होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो 50वां टाइगर हाफ सेंचुरी जैसे हमारी होती है तो वैसे ही 50वां टाइगर रिजर्व कौन था, ये न्यूज़ में बहुत चला था उस टाइम पे। ये था कामलांग टाइगर रिजर्व और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको ये याद रखना है कि 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा था और अभी भारत में कितने हैं। चलिए मैं बताता हूँ। अभी आपके टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं और जो लेटेस्ट है वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप घासीदास जी के बारे में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्यों उनका नाम इतना महत्वपूर्ण है कि उनके नाम पे टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो आपको लिंक करने से मिल जाती हैं, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगले प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्थानीय निकायों के चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रवेश का किसने विरोध किया था। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, स्थानीय को सही कर लीजिएगा, बड़ी एक ही मात्रा होती है नौ में। तो ये किसने किया था, ये प्रश्न आपके सामने, स्थानीय निकायों के चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रवेश का विरोध किसने किया था। तो ये आपका किया था जयप्रकाश नारायण ने, जेपी नारायण ने। ठीक है, उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मराठा राजनीति का चाणक्य जो होता है वो नाना फडणवीस को कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, परीक्षा में आया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्योंकि दिवस बहुत पूछे जाते हैं तो जितने भी दिवस एग्जाम में आए हैं इनको आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत फर्क है कि भाई क्वेश्चन बहुत बार रिपीट, मुझे तो एक दिवस का एग्जाम में मिले हैं इसलिए मैं इसको, लेकिन मैं लाया आपके सामने एक ही बार हूँ। तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, तो ये गौरैया जो छोटी सी चिड़िया होती है हमारे खास तौर पे घरों आंगनों में दिखती है उसको गौरैया कहते हैं। तो ये हमारा 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था। तो ये था आपका शेरशाह। ठीक है, व्याख्या आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये उत्तराखंड के एग्जाम में भी आया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया। ये प्रश्न मैं ऐसे आपके सामने इसलिए लाया हूँ दिखाने के लिए कि ये हिमाचल प्रदेश टीजीटी के पेपर में पूछा गया है। देखिए मैं जो आपके सामने प्रश्न ला रहा हूँ ये राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसीएस या अपर लोअर पीसीएस की बात, मैं इन सारे एग्ज़ामों में जो और जो होते हैं एग्ज़ाम ना, जैसे आपके बीएड के हैं, टीईटी के हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश टीजीटी, या केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षाएं मिल सकती हैं भारत की, उन सारी परीक्षाओं के जीके के प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ। अब सोचिए इतने क्वेश्चनों का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका स्तर कहाँ जाएगा। लेकिन ये अभ्यास पढ़ने के बाद करना है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ प्रश्न पढ़ रहे हैं, नहीं, पहले आप पढ़िए, कहानी पढ़िए, समझिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है और पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने अगला प्रश्न है जी, हम इस प्रश्न का हमने उत्तर नहीं दिया था। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत ने जो था ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग लिया था। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे यहाँ पे 1906, 1900, 1908, 1875 ऐसे करके। तो हमारा उत्तर जो है 1900 है। ठीक है ना, तो थोड़ी जानकारी इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो आपके ओलंपिक खेल थे, प्राचीन ओलंपिक खेल, ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 776 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 776 ईस्वी में। और ये कहाँ हुई थी, ये ग्रीस में हुई थी। तो एकदम ग्रीस ओलंपिक कहते हैं, ये कहाँ हुई थी, ग्रीस में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके ग्रीस में हुई थी। ठीक है, तो ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी, इसलिए इसका नाम फिर क्या पड़ गया, ओलंपिक पड़ गया। ठीक है ना, तो ये आपका महत्वपूर्ण चीज़ है। अब भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था, भारत ने 1900 में भाग लिया था। ठीक है, तो भारत ने एथलेटिक्स में एक जो जो सबसे पहले हमारे एथलीट जो इसमें भाग लिए थे वो नॉर्मन प्रिचर्ड थे, जो उस समय भारत की तरफ से गए थे, क्योंकि उस समय पता ही था आपको अंग्रेजों का शासन था, तो वही लोग जाते थे, रिप्रेजेंट भारत को करते थे, लेकिन जाते वो लोग थे। तो नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है, इन्होंने 2 पदक जीते थे। ठीक हो गया, तो ये ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र भी बना उस टाइम पे भारत।
ठीक है। तो फिर क्या हुआ, भारत राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। तो प्रॉपर जो टीम भेजी थी वो कब भेजी थी, 1920 में। ये पूरा एक हिस्ट्री के है, इसमें मेन डेट आपको पता होनी चाहिए। 1900 में भारत ने पहली बार भाग लिया, ठीक है। ये नॉर्मन प्रिचर्ड एथलीट थे, वो गए 2 पदक जीत के आए। उसके बाद 1920 में पहली बार भारत ने एक प्रॉपर टीम भेजी, ठीक है ना। और भारत ने 1964 से शुरू होने वाले जो शीतकालीन ओलंपिक थे उनमें भाग लेना शुरू किया। तो 1920 में तो टीम भेजी ग्रीष्मकालीन, और 1964 से भारत ने प्रॉपर जो टीम भेजी वो कहाँ किसके लिए भेजी, 1964 से शीतकालीन ओलंपिक में भी भाग लेना शुरू किया, ठीक है। तो 3 डेट है, 1900 भारत ने पहली बार नॉर्मन प्रिचर्ड जीते, 1920 और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार टीम भेजी, 1964 शीतकालीन ओलंपिक में भी भाग लेना शुरू किया है, ठीक है। चलिए, ये आज के प्रश्न थे। आपको अच्छे लगे होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अभ्यास करते रहिए। बीच में 2-3 दिन रुक गया था, लेकिन अभी निरंतर आएगा, छोड़िएगा मत। जय हिंद।